today we have second day of our workshop और उसमें जो हमने पहले दिन में टॉपिक्स कवर किए थे वो पाइथन के बेसिक्स थे। पाइथन के अंदर बेसिक इनपुट और आउटपुट पे हमने बात की थी, ऑपरेटर्स पे बात की थी, उसके बाद हमने कंडीशनल कोड और लूप्स के ऊपर बात की थी। हमारे आज के सेशन का जो दो मेन टॉपिक्स हैं उसमें पाइथन के अंदर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं और फिर उसके अंदर पाइथन की डेटा टाइप्स हैं। अब इसमें हम देखेंगे क्योंकि पाइथन की डेटा टाइप्स में काफ़ी कुछ आ जाता है। हम स्टार्ट करेंगे एरेज से, फिर उस पर हम स्ट्रिंग्स पे आएंगे और उसके बाद फिर आगे पाइथन में डिक्शनरीज आती हैं, टुपल्स आते हैं और कुछ और डेटा टाइप्स भी हैं। तो लेट्स सी हम आज के सेशन में इनमें से कितने कवर कर सकेंगे। तो क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट वी डिड लास्ट टाइम। कल हमने मेनली बात की थी कि वाई पाइथन इज सो फेमस, तो उसके हमने फिर एग्जांपल्स भी देखी थी कल के सेशन में कि पाइथन का कोड जो है इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। उसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस कम है एज कंपेयर टू अ स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++। दैट्स वाई अगर किसी ने पहली लैंग्वेज के तौर पे प्रोग्रामिंग में किसी लैंग्वेज को सीखना हो तो मे बी पाइथन इज मोर प्रेफरेबल एज कंपेयर टू C++, क्योंकि पाइथन का जो राइटिंग स्टाइल है, जो सिंटैक्स है, वो ज़्यादा इजी टू रिमेंबर है, ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है और उसमें आपको कम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है साइमल्टेनियसली। और फिर हमने ये भी कहा था कि पाइथन की एप्लीकेशंस जो हैं वो डाइवर्स किस्म की हैं and this is one of the main reason why Python is famous. Python की टूल किट पे हमने बात की थी। इसमें हमने ये कहा था कि हम एनाकोंडा के फ्रेमवर्क में स्पाइडर की आईडी यूज़ कर रहे होंगे। अगर आप में से कोई इसके अलावा किसी आईडी में काम करना चाह रहा है तो इट्स अप टू यू, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन मैं जो एग्जांपल्स अगर हम कोई इन क्लास में आपको डिमॉन्स्ट्रेशंस देता हूँ तो उसके लिए मैं स्पाइडर को ही यूज़ कर रहा हूँ। फिर हमने ये भी कहा था कि पाइथन इज नॉट अ कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपका कोड जो है वो लाइन बाय लाइन कंपाइल होता है और इसमें एक्सी फाइल नहीं बनती जैसा कि C++ के अंदर एक्सी फाइल बनती है। यूज़र से जो इंटरेक्शन होता है आपके प्रोग्राम का, उसके लिए दो मेन कमांड्स हमने पढ़ी थी। यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट का ही फंक्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट का फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है और अगर आपने नंबर इनपुट लेना है तो वो स्ट्रिंग को फिर आपको टाइप कास्ट करना पड़ता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे इंटीजर पे टाइप कास्ट कर रहे हैं या एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे आप टाइप कास्ट कर रहे हैं। आउटपुट के लिए पाइथन के अंदर प्रिंट की कमांड है। प्रिंट के थ्रू आप सिर्फ स्ट्रिंग्स भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, स्ट्रिंग प्लस नंबर्स भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके हमने कुछ फॉर्मेट्स भी कल की क्लास में देखे थे और इन दोनों कमांड्स को डिफरेंट प्रोग्राम्स में यूज़ करके भी देखा था। डेटा टाइप्स को आज हम ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। कल मेनली हमने नंबर्स के बारे में बात की थी। पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में हमने ये कहा था कि जस्ट लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन हैज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स, लेकिन इनमें से जो ज़्यादा कॉमनली हम यूज़ करते हैं या फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं या वो वाले ऑपरेटर्स जो कि कंडीशंस के अंदर आप यूज़ कर रहे होते हो, कंपैरिजन ऑपरेटर्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स अगर आपने मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो। लेकिन ऑब्वियसली ये बाकी सारे ऑपरेटर्स भी पाइथन के अंदर अवेलेबल हैं, इनको आप यूज़ भी कर सकते हैं। अगर किसी प्रोग्राम में ये यूज़ हो रहे हों तो आपको आइडिया होना चाहिए कि वो ऑपरेटर का पर्पस क्या है। फिर हमने ये कहा था कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो आप कोड लिखते हैं, सिंपल प्रोग्राम्स जो हैं वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। रिलेटिवली मोर मीनिंगफुल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स जो हैं उनमें कंडीशनल कोड भी एग्जीक्यूट हो रहा होगा, रेपिटेशन भी हो रही होगी या इन तीनों स्ट्रक्चर्स का मिक्स भी हो सकता है आपका प्रोग्राम। बिकॉज जैसे जैसे आपका प्रोग्राम बड़ा होता जाता है उसमें हर तरह के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते जाते हैं। पाइथन के अंदर कंडीशनल कोड के लिए जो ब्लॉक्स अवेलेबल हैं वो इफ एल्स का ब्लॉक है या नेस्टेड इफ एल्स का ब्लॉक है। साथ ही हमने ये भी कहा था कि पाइथन के अंदर ब्लॉक्स बनाने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करते, आप कोड को इंडेंट करते हैं
और उससे पाइथन को पता चलता है कि कितनी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक ब्लॉक का हिस्सा हैं। अगर इस चीज़ को आप इग्नोर कर देंगे तो ऑब्वियसली आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, पाइथन में भी आपके कोड को किसी और तरह से एग्जीक्यूट कर रहा होगा। नेस्टेड इफ एल्स के अंदर पाइथन में जो एक सिंटैक्स का डिफरेंस है वो ये है कि एल्स इफ की बजाय हम एलिफ यूज करते हैं, और इफ की हर स्टेटमेंट के बाद कॉलन का साइन आता है, जो कि C++ के अंदर नहीं है। तो इनिशियली शायद आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं और उस पर कंपाइलर हाईलाइट करें कि आप शायद ये कॉलन की स्टेटमेंट यूज ना कर रहे हो। सेमी कॉलन्स जो है वो पाइथन के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन डालें या ना डालें उससे फर्क नहीं पड़ता। लूप्स के अंदर पाइथन में वाइल लूप्स हैं या फॉर लूप्स हैं। इसी तरह से सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स में पाइथन के अंदर स्विच स्टेटमेंट नहीं है, तो आपने जहां भी मल्टीपल सिलेक्शन करनी हो वहां पे आप नेस्टेड इफ एल्स यूज कर रहे होंगे। फॉर लूप का सिंटैक्स भी थोड़ा सा सी से फर्क है। फॉर लूप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कितनी दफ़ा रिपीट करना चाह रहे हैं। अगर तो आपने सिंपली एक लूप चलाना है जो कि 5 टाइम्स 10 टाइम्स या 100 टाइम्स चल रहा है, तो आप एक नंबर देख लें, तो पाइथन विल स्टार्ट फ्रॉम 0, इंडेक्स को 0 से स्टार्ट करेगा और 10-1 तक जाएगा। अगर आप फर्दर पैरामीटर्स देंगे तो मैक्सिमम केस में ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये आपकी लास्ट वैल्यू होगी और ये आपका स्टेप होगा। तो इनको आप जैसे भी चेंज करें, पाइथन जो है वो अकॉर्डिंगली आपका जो लूप काउंट है उसको या इंडेक्स है उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर रहा होगा, और ये ऑटोमेटिकली कर रहा होगा। आपको लूप की बॉडी में लूप काउंट को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वाइल लूप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर लूप काउंट को आपको खुद से मैनेज करना होता है। दिस वॉज अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन एंड रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स जो कि पाइथन के अंदर अवेलेबल हैं। जी, एनी क्वेश्चंस बिफोर वी मूव फॉरवर्ड? अच्छा, एक ऑनलाइन टूल है दैट कैन बी क्वाइट हेल्पफुल, जो अगर आप अपने कोड को विजुअलाइज करना चाह रहे हो या अपने कोड को आप स्टेप मोड में चलाना चाह रहे हो, तो अगर इसकी मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, अगर मैं इसको दिस इज द वेबसाइट, यहाँ पे आप अपना कोई भी कोड लिखते हैं और आप उसको विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्लिक हियर। यहाँ पे आप अपना कोड लिख भी सकते हैं, आप कहीं से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है और उसको आप स्टेप मोड में चलाना चाह रहे हैं। तो लेट्स से इफ आई राइट अ सिंपल स्टेटमेंट हियर फॉर आई इन रेंज 10, और उसमें मैं ये करता हूँ कि is equal to I multiplied by plus I भी कर देता हूँ, और y is equal to 10 minus x। अब अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ x, y दोनों को प्रिंट करवा लेता हूँ, तो दिस कैन बी एन एग्जाम्पल प्रोग्राम। अगर इसको आप विजुअलाइज पे क्लिक करेंगे, विजुअलाइज एग्जीक्यूशन, तो पाइथन जो है वो आपके कोड को स्टेप मोड में चलाएगा। जैसे अभी ये पहली लाइन पे आके रुक गया है और यू कैन सी कि वो एक एक लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है, और जो चीज़ें आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होनी है उसको इस विंडो में दिखा रहा है, एंड सो ऑन। मैंने यहाँ पे कंडीशनल कोड ऐड नहीं किया, अगर आप कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट बीच में डाल दें तो वो उसकी भी अकॉर्डिंगली आपको एग्जीक्यूशन दिखाएगा। अब चूंकि इस लूप ने 10 टाइम्स रिपीट होना है, तो ये स्टेप मोड जो है उसमें भी ये कोड आपका 10 टाइम्स रिपीट होगा। तो इट्स अ वेरी हेल्पफुल वेबसाइट कि आपको डिफरेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ भी वो साथ साथ अपडेट करता हुआ दिखा रहा है, और स्टेप मोड में कोड को चला के भी दिखा रहा है। जैसे अभी हसन एक कोड का बता रहे थे कि उनको उसको पैलेंड्रोम नंबर को चेक करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस तरह से ऑब्वियसली ऐसा बहुत कम होता है कि आप किसी भी प्रोग्राम को
या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोड लिखें और आपका कोड जो है वो हर दफ़ा ही पहली गो में चल जाए। जैसे जैसे आपका प्रोग्राम बड़ा होता जाता है ऑब्वियसली आपको उसको डीबग करना होता है। तो रिलेटिवली स्मॉल प्रोग्राम्स को डीबग करने के लिए और उनको विजुअलाइज करने के लिए, इस कोड को समझने के लिए, ये डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड टूल। इसको लाजमन विजिट कीजिएगा और डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनको आप यहाँ पे स्टेप मोड में चलाकर देख भी सकते हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू यूजर डिफाइंड फंक्शंस, आप लोगों ने C++ के अंदर भी एक मैथ की लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा होगा, और स्पेशली इंजीनियरिंग के अंदर और कंप्यूटर साइंस के अंदर भी समटाइम्स आपको ऐसे प्रोग्राम्स लिखना पड़ते हैं जो कि किसी ना किसी लेवल के ऊपर कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे होते हैं। चाहे वो अंडर रूट कंप्यूट करना हो, चाहे वो x⁻y कंप्यूट करना हो, चाहे वो लॉग कंप्यूट करना हो, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन करना हो आपने डेटा के ऊपर। तो इस तरह के काम करने के लिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक मैथ की लाइब्रेरी जो है वो लाजमन होती है। तो इसी तरह से पाइथन के अंदर भी एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की मैथ की लाइब्रेरी अवेलेबल है। पाइथन में उसको मैथ का मॉड्यूल कहते हैं। तो इस मैथ के मॉड्यूल में वैसे तो एक बहुत लंबी लिस्ट है जो कि फंक्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन यूजुअली जो ज़्यादा कॉमन फंक्शंस हैं आप वही यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें आप x⁻y कह लें, ये फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। कोसाइन कंप्यूट करना, ये फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। पाई एज कांस्टेंट अवेलेबल है। अगर आपने जब हमने कल एक प्रोग्राम लिखा था सर्कल का एरिया या सरकमफेरेंस कंप्यूट करने के लिए, तो आप मैथ के मॉड्यूल में से भी पाई का कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। एब्सोल्यूट आपने लेना हो तो फंक्शन है। लॉगरिथम कंप्यूट करना हो, अंडर रूट कंप्यूट करने का फंक्शन SQRT है। साइन कंप्यूट करना हो, टेंजेंट कंप्यूट करना हो, एंड देयर आर कपल ऑफ अदर्स एज वेल। तो ये लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में यूज़ आप कैसे करेंगे? आपको प्रोग्राम के अंदर एक लाइन लिखना होगी, ये दरमियान में स्पेस है, इंपोर्ट मैथ। इससे होगा ये कि आपके प्रोग्राम के अंदर ये पूरा मैथ का मॉड्यूल जो है ये इंपोर्ट हो जाएगा। फिर इस मॉड्यूल के अंदर से आपने कोई भी फंक्शन यूज़ करना है तो आप फिर math.power यूज़ करेंगे या math.sqrt यूज़ करेंगे, या जो भी आपने कांस्टेंट अगर पाई वाला यूज़ करना है तो आप math.py यूज़ कर रहे होंगे। तो इन फंक्शंस का आपको अगर आइडिया हो तो अक्सर प्रोग्राम्स लिखते हुए दे कैन बी क्वाइट हैंडी, जहाँ पे आपको ये डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। अब पाइथन में इसके अलावा भी और काफ़ी सारी मैथ की लाइब्रेरीज हैं, बिकॉज जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि इन्हीं लाइब्रेरीज की वजह से ही पाइथन जो है वो ज़्यादा फेमस है। तो कुछ और लाइब्रेरी फंक्शंस भी हैं, उन पर भी हम कहीं बाद में आगे कहीं जाकर बात शायद करेंगे, लेकिन ये एक जो बिल्ट इन लाइब्रेरी के फंक्शंस हैं जो कि मैथ के मॉड्यूल में शामिल हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। हमने कल एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी लिखा था, तो मैथ की लाइब्रेरी में फैक्टोरियल कंप्यूट करने का फंक्शन भी है। इसको भी डायरेक्टली आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करके खुद से कोड लिखे बगैर आप फैक्टोरियल भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स जो कि शायद आप लोगों ने C++ के अंदर लिखे भी होंगे, जहाँ पर इस तरह की मैथ की लाइब्रेरी के फंक्शंस यूज़ होते हैं, उसमें से जो अक्सर वेल नोन प्रोग्राम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक राइट ट्रायंगल है जिसका बेस और हाइट आपको पता है, और आपने उसका हाइपोटेन्यूज कंप्यूट करना है, तो यू कैन कंप्यूट इट लाइक बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। तो ये काम करने के लिए आपके लिए मैथ की लाइब्रेरी जो है वो हेल्पफुल हो सकती है। इसी तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास दो पॉइंट्स हैं, आपने उनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है x1, y1। इसी तरह से एक और पॉइंट है P2, x2, y2। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला भी एलिमेंट्री मैथ से हमें आइडिया है कि इट इज़ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और इसका आप अंडर रूट ले सकते हैं। तो इस तरह की कंप्यूटेशंस करने में मैथ की लाइब्रेरी विल ऑलवेज बी हेल्पफुल।
इसी तरह का एक और वेल नोन जो फार्मूला है अक्सर हम प्रोग्रामिंग में करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में भी जो आपके दो रूट्स होंगे, दैट विल बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो इस तरह की कंप्यूटेशंस करने में मैथ की लाइब्रेरी विल ऑलवेज बी हेल्पफुल। तो हमारी आज की स्लाइड्स में कुछ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज क्वेश्चंस जहां पर आप इन मैथ की लाइब्रेरी के फंक्शंस को यूज करते हुए इस तरह की कंप्यूटेशंस जो हैं वो कर सकें। तो यहाँ पे d जो होगा वो डिस्टेंस है। अच्छा जी, एक तो ये मैथ की लाइब्रेरी हो गई। फिर इसी तरह से एक और जो वेल नोन ऑपरेशन अक्सर प्रोग्राम्स के अंदर हमें रिक्वायर्ड होता है, वो होता है रैंडम नंबर जनरेशन। तो ये रैंडम नंबर जनरेशन करने के लिए भी अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोई ना कोई फंक्शन आपको अवेलेबल होता है जिसके थ्रू जो है आप रैंडम नंबर्स जनरेट करवा सकते हैं। तो पाइथन के अंदर भी रैंडम नंबर्स जनरेट करवाने के लिए देयर इज़ अ मॉड्यूल जो कि आपको इंपोर्ट करना होगा, और फिर इस मॉड्यूल के साथ जो है वो आप रैंडम नंबर्स जो हैं वो इस तरह से जनरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि एक रैंडम नंबर जनरेट हो जो कि 0 से लेकर 100 के दरमियान हो और आपका लूप जो है वो 10 टाइम्स रिपीट हो रहा हो, तो इस तरह का कोड जो है वो आप पाइथन के अंदर लिख सकते हैं। इफ आई राइट सिंपल प्रोग्राम, लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ import, तो व्हाट आई कैन do here is print random dot rand int 1,100। तो अगर ये कोड मैं प्रिंट करवाता हूं तो इट विल डू, लेट मी रन दिस कोड। तो यू कैन सी कि उसने ये 10 रैंडम नंबर्स जनरेट करवाए हैं, और दीज आर बिटवीन इन द रेंज 1 to 100। इसमें 1 और 100 जो हैं वो दोनों इंक्लूसिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि रैंडम नंबर में 1 भी आ सकता है और 100 भी आ सकता है। तो अगर अपने प्रोग्राम के अंदर आपको कहीं पर भी रैंडम बिहेवियर चाहिए हो, फॉर एग्जांपल अक्सर जो कल हमने गेम डेवलपमेंट पे बात की थी, अक्सर गेम्स के अंदर आपको ये चाहिए होता है कि आपके किसी भी कैरेक्टर का या किसी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर जो है वो रैंडम हो। तो उस तरह के केसेस में अक्सर आपको रैंडम जनरेटर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल ये हो सकती है कि आपने कॉइन टॉस करना है और आप चाहते हैं कि वो रैंडमली या 0 आए या 1 आए, या आपने एक डाइस टॉस करना है और आप चाहते हैं कि 1 से लेकर 6 के दरमियान कोई भी नंबर आए। तो सिंपली व्हाट यू कैन डू इज कि मैं यहाँ पे 100 को अगर 6 से रिप्लेस कर दूं तो आई कैन मे बी अज्यूम कि ये डाइस की टॉसिंग हो रही है। तो यू कैन सी कि आप जो रैंडम नंबर जनरेट करवाए हैं 1 और 6 के दरमियान कोई भी नंबर है, और फिर इस आउटपुट को आप किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के यूज भी कर सकते हैं। तो दीज आर कपल ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि मैथ की लाइब्रेरी से रिलेटेड हैं या रैंडम नंबर से रिलेटेड हैं। इनको ट्राई कीजिएगा ताकि आपके अगर कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो वो क्लियर हो जाएं। इनमें कंडीशनल कोड तो कम ही है, सीक्वेंशियल कोड है, लेकिन मैथ की लाइब्रेरी के फंक्शंस जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा जी, अब एक चीज़ अगर हम C++ की प्रोग्रामिंग की बात करें तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है खासतौर पे C लैंग्वेज के अंदर, दैट इज़ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। और उसमें मेन आइडिया ये है कि आप बजाय इसके कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप पूरा का पूरा जो एल्गोरिथम है वो एक ही बड़ा सा प्रोग्राम लिख दें टू ब्रेक योर एल्गोरिथम इनटू स्मॉल पार्ट्स, और उन स्मॉल पार्ट्स को आप अलग-अलग ब्लॉक्स में या मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करें और उनको अलग से इम्प्लीमेंट करें, और फिर उनको किसी टॉप लेवल मॉड्यूल से या टॉप लेवल फंक्शन से उनको कॉल करना शुरू कर दें। तो बेसिकली ये डिवाइड एंड कंकर की अप्रोच है जो कि तकरीबन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, स्पेशली उन केसेस में जब आपका प्रोग्राम जो है वो बड़ा हो जाता है।
और फिर हमने इसमें सी प्लस प्लस के कोर्सेज में काफ़ी डिटेल में पढ़ा भी था कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि अगर कोई काम आप रिपीटेडली कर रहे हैं, उसका एक फंक्शन लिख दें और फिर उसको आप बार बार कॉल कर लें, तो कोड रीयूजेबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा एडवांटेज है। फिर इसमें एब्स्ट्रैक्शन का भी एक बिहेवियर है, लोकल डेटा जो है वो आपका हाइड हो जाता है। डिवाइड एंड कनकर के कॉन्सेप्ट के थ्रू आप अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और बड़े सेटअप्स में या बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपका काम जो है वो पैरेलल में भी ऑपरेशंस हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम चूंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट हमेशा इस वर्कशॉप के अंदर सी प्लस प्लस ही होगा, बिकॉज वो आप सारों ने आई अज्यूम के पढ़ी हुई है। तो सी लैंग्वेज के अंदर जो यूजर डिफाइंड फंक्शन का सेंटेक्स है, फॉर रेफरेंस दिस इज एन एग्जांपल यूजर डिफाइंड फंक्शन जो कि किसी भी इनपुट नंबर का फैक्टोरियल कंप्यूट करता है। अब सी लैंग्वेज में इस फंक्शन के जो मेन पॉइंट्स अगर मैं कहूं तो क्या होगा, ये फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन का इनपुट आर्ग्यूमेंट है, ये फंक्शन की रिटर्न टाइप है। इसको एक फंक्शन को एक नंबर n एज इनपुट आर्ग्यूमेंट मिला जिसका उसने फैक्टोरियल कंप्यूट करना है। कल हम लोगों ने फैक्टोरियल कंप्यूट करने का कोड लिखा भी था, तो ये सी का प्रोग्राम है फैक्टोरियल कंप्यूट करने का। तो ये फंक्शन की बॉडी जो है ये फैक्टोरियल कंप्यूट करके और जो आंसर है वो रिटर्न करवा रही है। तो दिस इज बेसिकली अ फंक्शन इन सी लैंग्वेज जो कि फैक्टोरियल कंप्यूट करेगी। अब पाइथन के अंदर जो फंक्शन का सिंटैक्स है वो स्लाइटली डिफरेंट है, और वो डिफरेंस ये है कि लेट मी शो यू द पाइथन फॉर्मेट। अब ये फंक्शन जो है ये फैक्टोरियल कंप्यूट करने का फंक्शन नहीं है, अगरचे वो भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये फंक्शन जो है इट इज डूइंग समथिंग एल्स। थोड़ा सा मैं इसके सिंटैक्स पे बात करना चाह रहा हूँ। पाइथन के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो हमेशा इस कीवर्ड से शुरू होगी, दैट इज कॉल्ड डेफ। मींस कि आप फंक्शन को डिफाइन करना चाह रहे हैं, ये कीवर्ड है और ये आपने एज सच ही लिखना है। इसको आप चेंज नहीं करेंगे, ये लोअर केस में होगा। उसके बाद फंक्शन का नाम आएगा, नाम आप जो मर्जी लिखें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, इट्स अप टू यू। फंक्शन का नाम आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, वो एक आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, जीरो आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं। फिर फंक्शन की बॉडी आएगी और दैट्स इट। पाइथन के अंदर जैसे सी लैंग्वेज में हमने कल भी बात की थी कि कर्ली ब्रैकेट्स हैं ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे वो लूप की बॉडी हो, चाहे वो फंक्शन की बॉडी हो, चाहे वो इफ एल्स का स्ट्रक्चर हो। पाइथन के अंदर ऐसी कोई ब्लॉकिंग नहीं हो रही। पाइथन में आपने जहां भी ब्लॉक्स बनाने हो आपने कोड को इंडेंट करना है। तो यहां भी यही होगा कि जो फंक्शन की पहली लाइन होगी उसके एंड पे कॉलन आएगा, जो कि इस लाइन जो कि जिससे पता चलेगा कंपाइलर को कि आप फंक्शन लिख रहे हैं। फंक्शन की बॉडी इंडेंट के साथ आएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आकर फंक्शन एंड हो रहा है। और अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करवा रहा है तो यहाँ भी रिटर्न का कीवर्ड जो है वो यूज होगा। पाइथन के अंदर आप रिटर्न टाइप नहीं बताते। बेशक आपका फंक्शन कुछ रिटर्न करवा भी रहा हो, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन में आप रिटर्न टाइप नहीं बताएंगे। वो कंपाइलर खुद से गेट कर लेगा कि जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसकी टाइप क्या होनी चाहिए। और दूसरा, जो फंक्शन को आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं इनकी टाइप भी आप नहीं बताते। ये हमने कल भी बात की थी कि पाइथन जो है वो इस तरह के काम खुद से कर लेता है कि फंक्शन वेरिएबल्स की टाइप क्या होगी, तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, आर्ग्यूमेंट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो सेपरेटेड बाय कॉमास होंगे, लेकिन पाइथन खुद से ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि उस आर्ग्यूमेंट की टाइप क्या है। और फिर ऑब्वियसली किसी भी फंक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फंक्शन का कोड जो है वो कभी भी मतलब नहीं होता कि फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर आपने फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो आपको फंक्शन को कॉल करना होगा या उसको आपको अपने प्रोग्राम में इन्वोक करना होगा। तो ये फंक्शन की बॉडी हो गई और यहाँ पर ये आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और अब ये डिपेंड करता है कि आप इसका रिजल्ट किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना चाह रहे हैं या आप इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो इट्स अप टू यू। तो दिस लाइन इज कॉलिंग द फंक्शन और ये जो है ये फंक्शन की बॉडी है। कुछ हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दीज आर 3 डिफरेंट फंक्शंस रिटन इन पाइथन।
पहला फंक्शन जो है वो बहुत ही सिंपल एक फंक्शन है। इस फंक्शन का ना कोई इनपुट आर्ग्यूमेंट है और ना कोई रिटर्न टाइप है। ये सिंपली जो है ये स्ट्रिंग स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहा है। तो ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। इसको आपने अपने मेन प्रोग्राम में कॉल करना है तो आप इस तरह से कॉल कर सकते हैं। फिर हम एक और फंक्शन लिख रहे हैं जिसका एक इनपुट आर्ग्यूमेंट है। ये भी डेफ से स्टार्ट हो रहा है, आगे कॉलन आ रहा है और आप कोड में सिर्फ ये कर रहे हैं प्रिंट हेलो और आगे उसका नाम जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अली पास करता हूँ तो प्रिंट हो जाएगा हेलो अली। और ये फंक्शन जो है ये भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। इसका इनपुट आर्ग्यूमेंट है लेकिन ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। तो ये दूसरी टाइप हो गई। और तीसरी टाइप जो पाइथन के अंदर है, ये अब फंक्शन जो है ये दो नंबर्स का एवरेज कंप्यूट कर रहा है। इसको दो इनपुट आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं, उन दोनों का इसने एवरेज कंप्यूट किया। ये ऑपरेटर्स हमने सारे कल पढ़े हैं और फिर उस एवरेज का जो वेरिएबल है उसको आपने रिटर्न करवा दिया मेन प्रोग्राम में। अगर आपने 10 और 15 का एवरेज कंप्यूट करना है तो आप प्रिंट स्टेटमेंट में डायरेक्टली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो एवरेज कंप्यूट होगा वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। So any questions at all in this syntax? सर मेरा एक सवाल है। बताएं। सर जैसे कि ये सेकंड नंबर वाला फंक्शन है तो सर हेलो फंक्शन जिसमें आपने ये बताया हुआ अली लिखा हुआ है, तो लेट्स से मैं कोई इंटीजर पास कर देता हूँ तो उसमें सर वो फंक्शन जब उसे रिसीव करेगा तो उसमें इशू तो नहीं करेगा जिस तरह सी में होता है? नहीं, इसमें बेशक आप इंटीजर पास कर दें तो सिंपली जब ये स्टेटमेंट स्क्रीन पर प्रिंट होगी तो जैसे हमने प्रिंट स्टेटमेंट्स पहले भी यूज किए हैं तो स्क्रीन पर कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। मतलब सर वो ऑटोमेटिकली इंटीजर टाइप बना देगा ना ये नेम को पास हो रहा है। देखिए ये वेरिएबल जो है ये बेशक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो या इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो, प्रिंट करवाते हुए उसने इस तरह से प्रिंट करवा देना है, हेलो 5 कह दे वो या वो हेलो अली कह दे। ठीक क्या है, प्रोसेस नहीं कर रहा है डेटा को, आप सिर्फ डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिंटैक्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस? सर फंक्शन इसमें भी एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा? गुड क्वेश्चन जी। नहीं जी, पाइथन इज मोर फ्लेक्सिबल। पाइथन के अंदर आपका फंक्शन जो है वो एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न करवा सकता है। अच्छा आगे स्लाइड आ रही है, लेकिन अगर आपने अब पूछ ही लिया है तो मैं छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट्स से मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, बल्कि हम एक काम करते हैं उसको उसी में लिख लेते हैं। सर इसमें भी हमको मतलब उस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हम फंक्शन प्रोग्राम में स्टार्टिंग में लिख रहे हैं या लास्ट में लिख रहे हैं, प्रोटोटाइप वगैरह का? पाइथन के अंदर प्रोटोटाइप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यूजुअली फिर हम ये करते हैं कि फंक्शन शुरू में लिख रहे होते हैं। यस सर, और ये मतलब कि सर जैसे हम बोलते हैं कि ये मतलब कि कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, एक एक लाइन करके चलाती है, तो ये सबको डील कैसे करती है इकट्ठी? मतलब कि फंक्शन पहले पूरा रीड करके उसके बाद कंपाइल करती है? देखिए पाइथन का आइडिया बहुत सिंपल सा है कि वो आपके कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है। जब आपने डेफिनेशन लिख दिया ना, हाँ तो उससे कंपाइलर को ये पता चल गया कि जहां तक आपने आगे ब्लॉक बनाया हुआ है ये सारी लाइंस जो हैं ये फंक्शन की डेफिनेशन का हिस्सा हैं। तो कंपाइलर जो है वो इस चीज को नोट कर लेगा, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट तभी करेगा जब आप उसे कॉल करेंगे। अच्छा जी, मैं भी एक चीज कह रहा था अभी, जो हसन ने क्वेश्चन किया था कि क्या आपका फंक्शन जो है वो एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न कर सकता है। तो इसका नाम मैं ये कर देता हूँ जी मल्टीपल वैल्यू। तो फंक्शन की डेफिनेशन में मैं ये कर रहा हूँ a इज इक्वल टू x प्लस वाई, b इज इक्वल टू x माइनस वाई, c इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y, और फिर आप ये काम कर सकते हैं a, b, c। जब आप इसे कॉल करेंगे तो वहाँ पे आप ये कर लें कि x को अगर मैं कर दूं, अभी हम यूजर इनपुट नहीं ले रहे हैं, हम x को खुद से ही डिफाइन कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 7, और मैं फिर ये कर रहा हूँ कि
MNO is equal to multiple VAL वैल्यूज और उसको मैं x, y पास कर रहा हूँ और फिर मैं इनको प्रिंट भी करवा रहा हूँ M, N, O। और यहाँ पे मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ जी, अनडिफाइंड नेम MN, जस्ट अ मिनट, मैंने क्या किया जी। तो इट्स अ सिंपल फंक्शन जिसको दो इनपुट आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं, वो उन दोनों को ऐड कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है और तीन डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करवा रहा है और फिर इन तीन डिफरेंट वेरिएबल्स को वो रिटर्न करवा रहा है। जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो मैंने जो दो वेरिएबल्स मैंने लोकल डिफाइन कर दिए x और y, वो इसको पास किए और जो आंसर आएगा वो तीन डिफरेंट वेरिएबल्स M, N और O में स्टोर करवा दिया। और अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो it will do this। तो आपने x और y को ऐड किया तो 16 जो है वो आपकी पहली वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू जो है वो आपकी 2 आ गई जो कि सब्ट्रैक्शन है, और तीसरी चूंकि डिवीजन है तो वो उसका आंसर जो है वो फ्रैक्शनल है। तो ये क्लियर हो गया जी? चलें, गुड। सो इन पाइथन आपका फंक्शन एक वैल्यू भी रिटर्न करवा सकता है और आपका फंक्शन जो है वो एक से ज्यादा वैल्यूज भी रिटर्न करवा सकता है। अनदर वेरी सिंपल फंक्शन जिसको दो नंबर्स पास हो रहे हैं और वो उन दो नंबर्स का मैक्सिमम निकाल के रिटर्न करवा रहा है और फिर यूजर से दो नंबर एज इनपुट ले रहा है और रिजल्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहा है। तो जिस तरह से अभी आप लोगों ने फंक्शन लिखा कि तीन नंबर्स का मैक्सिमम निकालना है, इसी तरह से वी कैन राइट कपल ऑफ मोर फंक्शंस एज वेल। इनमें से मेजॉरिटी फंक्शंस जो हैं उनकी कोडिंग आपने ऑलरेडी C++ के अंदर की होगी। जो चीज़ चेंज हो रही है वो फंक्शन का सिंटैक्स है। कल जो हमने कोड लिखा था फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, वही काम जो है वो हम एक फंक्शन के थ्रू भी करवा सकते हैं। पाइथन के अंदर अगर मैं एक फंक्शन को एक नंबर पास करूं तो ये कोड जो है ये उसका फैक्टोरियल कंप्यूट करके, तो दिस इज बॉडी ऑफ माय फंक्शन। तो ये कोड जो है ये उसका कंप्यूट करके फैक्टोरियल वो रिटर्न कर देगी और फिर इसको जब आप कॉल करेंगे तो आंसर को आप अलहदा से डिस्प्ले करवा सकते हैं। इस फंक्शन को आप डायरेक्टली प्रिंट के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। तो बेसिक जो आपके फंक्शंस हैं, कोई भी काम करने के लिए आप फंक्शन लिख रहे हैं तो वो आप पाइथन में इस तरह से लिखेंगे। जैसे अभी हमने बात भी की थी कि C++ और C में एक चीज़ जो एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो ये है कि आपका फंक्शन मैक्सिमम एक वैल्यू रिटर्न करता है। पाइथन में इन पाइथन इट्स मोर फ्लेक्सिबल, योर फंक्शन कैन रिटर्न मोर देन वन वैल्यूज़, वो चाहे वैल्यूज़ 2 हैं, 3 हैं या ज़्यादा हैं। तो उसके लिए सिंपली आपने ये करना है कि इस तरह से आप लाइन लिखेंगे और फंक्शन को कॉल करते हुए आप इस तरह से लिख देंगे तो जो मल्टीपल वैल्यूज़ हैं वो इन मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन हो जाएंगी। अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये जो हम मल्टीपल वैल्यूज़ कंबाइन करते हैं इनका पाइथन एक टुपल बनाता है। तो टुपल क्या चीज़ है ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये हम आगे डेटा टाइप को देख लेते हैं। तो बेसिकली वो रिटर्न एक ही ऑब्जेक्ट करवा रहा होता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक टुपल होता है और उस टुपल के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं और फिर उस तरह से मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं वो पाइथन के अंदर रिटर्न हो रही होती हैं। तो दीज आर कपल ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आप लोग ज़रूर ट्राई करें। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं लेकिन हम फ़र्क सिर्फ अब ये आ रहा है कि ये काम फंक्शंस के थ्रू कर रहे हैं। टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, जो भी हम मैथ लाइब्रेरी के थ्रू एक काम करना चाह रहे थे, ये काम करने का भी आप फंक्शन लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का कोड मैंने अभी आपको दिखा दिया है। इस तरह से और बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं जो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो आप लोगों ने प्रोग्राम लिखा था वो ये था कि मैक्सिमम 3 नंबर्स का फाइंड करना, ऐसे ही आप 3 नंबर्स का मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं। ट्राई टू राइट दिस प्रोग्राम, दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग वन।
एक फंक्शन लिखें जो कि जिसको a, b और c तीन वैल्यूज पास हों, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कंप्यूट करके रिटर्न करवा दे, मे बी R1 और R2 में, और समथिंग लाइक दैट। तो उसमें आपको मैथ लाइब्रेरी के फंक्शंस जो हैं वो चाहिए होंगे। इस तरह से आप एक फंक्शन लिख सकते हैं जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस कंप्यूट कर रहा हो। अच्छा, एक और चीज़ जो कि हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, आई होप कि वो आप सारों को आइडिया उसका होगा। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट C++ से आपको होना चाहिए, राइट? जी सर। कोई ब्रीफली बताएगा जी लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या फ़र्क होता है? सर लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं कि जो हमने विद इन द फंक्शन डिक्लेयर करवाए होते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं तो हमने आउटसाइड द फंक्शन करवाए होते हैं, डिक्लेयर करवाए होते हैं। जी ऐसे ही है। जो आपका लोकल वेरिएबल होता है उसका स्कोप फंक्शन के अंदर होता है, और ग्लोबल वेरिएबल जो होता है उसका स्कोप जो है वो पूरे फंक्शन में होता है। तो यहाँ पे फॉर रेफरेंस जो मैंने लोकल वेरिएबल्स ये फंक्शन के अंदर डिफाइन किए हुए हैं, ऐड है, सब है, तो ये अगर मैं इनको इस जगह पे मेन कोड में एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एरर मिलेगा कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड, क्योंकि इस फंक्शन का स्कोप जो है वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर है। लेकिन जो आपका ग्लोबल वेरिएबल होगा उसका स्कोप जो होता है वो पूरे प्रोग्राम के अंदर होता है। पाइथन के अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी वेरिएबल के शुरू में एक्सक्यूज मी सर, जी आपने स्क्रीन शेयर की हुई है? मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। अच्छा ठीक है, मेरे पास शो नहीं हो रही मुझे। स्क्रीन नजर आ रही है नहीं सबको? अगर बाकियों को शो हो रही है तो फिर सही है, ठीक है। तो मेरी वेब ऐप का इशू होगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को। ठीक है। अभी मैंने आपके सामने मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करने वाली स्लाइड शेयर की हुई है 28। yes, सबको नजर आ रही है? जी सर, जी सर, यस सर। तो पाइथन के अंदर जस्ट लाइक C++ जो वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, दे विल बी लोकल वेरिएबल्स। किसी भी वेरिएबल को आपने ग्लोबल बनाना हो तो आप उसके शुरू में ग्लोबल का कीवर्ड यूज करके उसको ग्लोबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और चीज जो कि हमने यूजुअली C++ के अंदर पढ़ते हैं वो है रिकर्सिव फंक्शंस। रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं जी? सर वो फंक्शन होते हैं कि जो विद इन द फंक्शन इटसेल्फ उस फंक्शन को कॉल करके सर जी, अगर एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा हो तो दैट इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन। तो ये हमने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें हम कवर करते हैं C++ के अंदर। होपफुली आप लोगों ने ये पहले से कवर किए होंगे। तो जिस तरह से एक नॉर्मल फंक्शन आप पाइथन में भी लिख सकते हैं, तो पाइथन में जो फंक्शंस आप लिख रहे हैं दैट कैन आल्सो बी रिकर्सिव। रिकर्सिव होने की कंडीशन ये है कि फंक्शन के अंदर से आप दोबारा उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो, और ये रिकर्जन की अप्रोच को फॉलो करते हुए फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कंप्यूट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लूप नहीं लगा रहे, बल्कि हम लूप की जगह पे रिकर्जन यूज कर रहे हैं, और रिकर्जन के थ्रू जो है हम फैक्टोरियल को कंप्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप पाइथन के अंदर भी रिकर्सिव फंक्शंस लिख सकते हैं। जो काम रिकर्जन के थ्रू होता है वो हमेशा आप लूप्स के थ्रू भी कर सकते हैं। रिकर्जन इज जस्ट एन ऑल्टरनेट अप्रोच। तो अगर किसी को कंफ्यूज कर रहा है या रिवाइज नहीं है तो you can do the similar stuff with loops as well. अच्छा जी, so with this we are pretty much done के functions जो हैं वो Python में किस तरह से काम करते हैं, या functions जो हैं उनको आप किस तरह से define करते हो, functions जो हैं उनको आप arguments कैसे पास करते हो, functions values return कैसे करते हैं, and stuff like that. और इसमें आप जो आपको मैंने different बताए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनको आप ट्राई करेंगे तो आपकी विद प्रैक्टिस इट विल गेट मोर क्लियर। बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कोड जब इस तरह के फंक्शंस आप लिखें और फंक्शंस के अंदर लूप भी चल रहे हों, कंडीशनल कोड भी चल रहा हो, तो देन यू हैव टू बी केयरफुल कि इंडेंटेशन जो है वो C++ के अंदर ऑप्शनल थी, पाइथन में वो ऑप्शनल नहीं है। तो आपका कोड प्रॉपरली इंडेंटेड होगा तो वो प्रॉपरली चलेगा, अदरवाइज शायद आप कुछ और अज्यूम कर रहे हों और कंपाइलर जो है वो आपके कोड को किसी और तरह से
एग्जीक्यूट करवा रहा हो। तो यू हैव टू मेक श्योर कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो किस ब्लॉक में है, अकॉर्डिंगली उसका इंडेंटेशन का लेवल जो है वो वही होना चाहिए। सो एनी क्वेश्चंस एट ऑल रिगार्डिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस इन पाइथन? जो मेन एक दो डिफरेंसेस हैं वो यही हैं कि पाइथन में आपके फंक्शन की रिटर्न टाइप आप नहीं बताते, और दूसरा पाइथन के अंदर आपका फंक्शन जो है वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी रिटर्न करवा सकता है। बाकी फंक्शंस का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है या जो अप्रोच है वो पाइथन के अंदर भी वैसी ही है जैसे C++ के अंदर है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेटा टाइप्स इन C++। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम लिखे हैं वो सिंगल वैल्यूज या जिनको हम स्केलर्स भी कहते हैं उनके ऊपर उनको हैंडल कर रहे थे। कुछ जगह पे खैर हमने स्ट्रिंग्स को प्रोसेस किया है, तो स्ट्रिंग्स आर नॉट सिंगल वैल्यूज, लेकिन मोस्टली जो हमने नंबर्स प्रोसेस किए हैं, चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर्स हों या इंटीजर्स हों, दे वर सिंगल वैल्यूज, और उनको हम इंडिविजुअल उसमें स्टोर करवा रहे थे वेरिएबल्स में या वैल्यूज में। लेकिन यूजुअली प्रोग्राम्स के अंदर जैसे जैसे आपके प्रोग्राम्स कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं तो यू हैव टू डील विद द डेटा जिसमें एक की बजाय मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1D डेटा की बात करूं तो उसके अंदर इफ़ आई हैव मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली वो डेटा स्टोर करने के लिए मुझे मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी चाहिए जिसमें 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो स्टोर हो सकें। इसी तरह से अगर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो लेट्स से मैं स्पीच का डेटा प्रोसेस कर रहा हूं, तो अब स्पीच के सैंपल्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल दे आर आई एम एक्वायरिंग देम फ्रॉम सम इनपुट एट 8000 सैंपल्स पर सेकंड। तो ये 8000 सैंपल्स जो हैं ये आई हैव टू स्टोर देम समवेयर, तो इसके लिए भी ऑब्वियसली मुझे मेमोरी में कोई ब्लॉक डिफाइन करना होगा और इस डेटा को मुझे वहाँ पे स्टोर करना होगा। तो दिस इज 1D ब्लॉक जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर हो रहा होगा। फिर इस तरह से ऐसे ही आगे चलते जाएं तो फिर आपके मैट्रिसेस भी आ जाते हैं। अब मैट्रिसेस आर 2D एरेज जिनके अंदर आपका डेटा जो है वो 5 1 3 2 6 9 डेटा जो है वो एक टेबल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और साइंटिफिक कैलकुलेशंस में, लीनियर अलजेब्रा में और इस तरह की कैलकुलेशंस में आप फ्रीक्वेंटली मैट्रिसेस को यूज़ भी कर रहे होते हैं। इस तरह से ख़ास तौर पे अगर आपने 2D डेटा को प्रोसेस करना हो जिसमें आपकी इमेजेस भी आ जाती हैं, तो इन इमेजेस को प्रोसेस करने के लिए दे आर स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड लाइक अ मैट्रिक्स और 2D एरे, और इस तरह से और बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें बन जाती हैं। तो फिर इसमें 2D डेटा को प्रोसेस करने के लिए या 2D डेटा को मेमोरी में स्टोर करने के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो एक डेटा टाइप यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एरेज। C++ के अंदर भी आपने एरेज कवर की होंगी। अब यहाँ पे जो एक फ़र्क है, C++ के अंदर एरेज की सपोर्ट जो वो इनहेरेंट है, मीन्स के बाय डिफ़ॉल्ट आप C++ के अंदर एक एरे डिफाइन कर सकते हैं इंट x ऑफ 100। तो जब कंपाइलर आपका कोड रन करेगा तो वो मेमोरी के अंदर 100 कंसेक्टिव इंटीजर्स जो हैं उनका ब्लॉक बना के आपको उसका स्टार्टिंग एड्रेस दे देगा और वो आप यूज़ कर सकते हैं। पाइथन के अंदर एरेज की इनहेरेंट सपोर्ट नहीं है। जैसे आप सिंगल वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में एरेज नहीं है, लेकिन पाइथन में फिर कुछ लाइब्रेरीज हैं, आप उनके थ्रू एरेज को एक्सेस कर सकते हो, जिसमें एक वेल नोन लाइब्रेरी जो है वो numpy की लाइब्रेरी है। तो अगर आपने 1D या 2D डेटा को प्रोसेस करना है तो आप numpy की एरेज डिफाइन कर लें और उसके अंदर अपने डेटा को आप स्टोर करें या उसके थ्रू आप प्रोसेस करें। एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन जो पाइथन के अंदर अवेलेबल है, पाइथन के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड लिस्ट्स। आप लिस्ट्स को भी एज एरेज यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर आप डेटा जो है अपना स्टोर कर सकते हैं। तो हम इन दोनों अप्रोचेस को देखेंगे वन बाय वन कि अगर आपने लिस्ट्स के थ्रू अपना डेटा जो है
उसको मेंटेन और स्टोर करना है तो वो आप किस तरह से करेंगे, और numpy की एरेज के थ्रू आपने अपना डेटा अगर मेंटेन और स्टोर करना है तो वो आप किस तरह से कर रहे होंगे। So in Python when you have to process bulk of data जो कि arrays की फॉर्म में होता है, तो आपके पास जो दो अप्रोचेस हैं उसमें से एक अप्रोच जो है वो डेटा को आप लिस्ट के थ्रू प्रोसेस करें, और दूसरी अप्रोच जो है वो numpy की लाइब्रेरी है, आप उसकी थ्रू अपना जो डेटा है, चाहे वो 1D डेटा है या 2D डेटा है या मल्टीपल डायमेंशनल डेटा है, आप उसको स्टोर और प्रोसेस कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, एरेज के थ्रू डेटा को डिफाइन करना और यूज करना इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये काफ़ी हद तक सी के फॉर्मेट से मिलता जुलता है। फॉर एग्जांपल अगर नंबर से स्टार्ट करें, जो अभी मैं बात कर रहा था कि स्टूडेंट के मार्क्स, लेट्स से आई हैव मार्क्स ऑफ सम स्टूडेंट्स, और वो मैं एक एरे में स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो उसका फॉर्मेट जो है वो काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसा C++ का है, लेकिन इस फॉर्मेट में एक फर्क है जी, किसी को याद है वो क्या है? C++ में एरे डिफाइन करते हुए ब्रैकेट कौन सी यूज करते हैं? करली ब्रैकेट सर। जी, C++ के अंदर आप एरेस को करली ब्रैकेट्स के थ्रू डिफाइन कर रहे होते हो, तो यहाँ पर स्केयर ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट्स पाइथन में नहीं है। तो ये वाली जो बेसिकली इट्स अ लिस्ट इन पाइथन, लेकिन इसको आप एरे कह सकते हैं बिकॉज ये सारा डेटा जो है ये एक ही टाइप का है। तो नंबर्स की लिस्ट आपने ये बना ली। इसी तरह से अगर आप फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स के नाम स्टोर करना चाह रहे हैं या गाड़ियों के मॉडल स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी पाइथन के अंदर आप इस तरह से लिस्ट बना सकते हैं। अब लिस्ट की वैल्यूज जो हैं उनको आपने एक्सेस कैसे करना है? पाइथन में लिस्ट की वैल्यूज को एक्सेस करने की दो अप्रोचेस हैं। लेट मी गो टू द कोड विंडो एंड डिफाइन अ सिंपल लिस्ट ऑफ वैल्यूज। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी सर, लेकिन अगर थोड़ा जूम कर लें आप तो। अच्छा जी, मैं जूम कर लेता हूँ। होपफुली इट्स क्लियर नाउ। अच्छा जी, मैंने एक एरे बनाई जिसको मैं मार्क्स ही कह देता हूँ, और इस एरे के अंदर मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नंबर स्टोर किए जिनको मैं बाद में प्रोसेस करना चाह रहा हूँ। तो दिस इज सम लिस्ट जो कि मैंने पाइथन के अंदर बनाई, और अब पहला काम मैं सिंपली ये करना चाह रहा हूँ कि विदाउट गोइंग यानी इन प्रोसेसिंग, मैं सिंपली इस लिस्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो एक अप्रोच तो वही है जो कि सी लाइक अप्रोच है। तो लूप में लिखूंगा फॉर आई इन रेंज। अब एक तो ये है कि आप मैन्युअली कर लें कि स्ट्रिंग के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप 9 टाइम्स लूप चला लें। एक इसका आसान हल ये है कि आप स्ट्रिंग की लिस्ट की लेंथ पाइथन में निकाल सकते हैं। तो आप सिंपली ये लिखें marks मार्क्स। ये करेगा ये कि इस लिस्ट के अंदर या इस एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं लेंथ वो नंबर रिटर्न कर देगा, और आप उतनी दफ़ा लूप चलाएं और फिर आप प्रिंट करवा दें प्रिंट मार्क्स ऑफ आई। तो ये कोड जब मैं रन करूंगा इट शुड डिस्प्ले दीज एलिमेंट्स ऑन द स्क्रीन एंड आई हैव इसे मैं कॉल कहाँ पे कर रहा हूँ, सॉरी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगी जी। दिस विल डिस्प्ले द, ये पूरी उसने एरे की जो वैल्यूज हैं ये उसने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दी। यही काम करने का पाइथन के अंदर एक रिलेटिवली आसान तरीका भी है, और वो तरीका ये है कि फॉर आई
x in marks marks print x, और मैं इससे पहले लिख देता हूं print print second second app roach. So this second approach is, अगर मैं इसके थ्रू भी डिस्प्ले करवाऊं तो सेम डेटा आपका डिस्प्ले हो गया, लेकिन इसका जो सिंटैक्स है वो स्लाइटली डिफरेंट है। ये सिंटैक्स दोनों क्लियर हैं जी? सर सेकंड वाला रिपीट कर दो। जो पहली अप्रोच है इट्स लाइक सी, जैसे सी के अंदर आप एरे के एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू, तो दिस शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। ये करेगा ये कि लेंथ उसकी निकाल लेगा और 0 से लेंथ -1 तक लूप चलाएगा, और ये पाइथन के अंदर भी ऐसा ही होता है कि एरे या लिस्ट का इंडेक्स जो है वो 0 से ही स्टार्ट होता है। पाइथन के अंदर दूसरी और रिलेटिवली आसान अप्रोच ये है, अगर आपको उस एलिमेंट का इंडेक्स नहीं चाहिए तो यू कैन सिंपली राइट फॉर x इन मार्क्स। तो वो करेगा ये कि अब बारी बारी जो है वो उस एलिमेंट की वैल्यूज को रिटर्न करवाएगा। तो पहली दफा x जो है वो 45 के बराबर होगा, फिर 66 के बराबर होगा, फिर 31 के बराबर होगा, फिर 99 के बराबर होगा, एंड सो ऑन, जब तक कि आपका ये जो लिस्ट है ये खत्म नहीं हो जाती। तो फिर आप डायरेक्टली x को डिस्प्ले करवाएंगे, x के अंदर आपके एक एरे के एलिमेंट की वैल्यू पड़ी होगी। तो इन दोनों में से आप कोई भी अप्रोच यूज करके एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। बोथ ऑफ देम शुड वर्क फाइन। और ये जो स्लाइड थी वहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई थी। सर जी सर वो कोड खोलिएगा। अच्छा सर, इसमें अब आपने जो पहली अप्रोच में फॉर आई एन रेंज जो माउंट एरे की लेंथ है उधर तक ये रन होगा। तो सर लेट्स सपोज कि अगर मैं आई को इनिशियलाइज करना चाहता हूँ लेट्स से सर 3 से, तो उसके लिए सर मुझे पहले लिखना पड़ेगा कि i = 3, या मैं इस फॉर वाली लाइन में लिख दूंगा फॉर i = 3 इन रेंज? नहीं, आप ये करना चाह रहे हैं कि आप शुरू से डिस्प्ले नहीं करवाना चाह रहे हैं, आप 3 से ऑनवर्ड जाना चाह रहे हैं? जी सर, 3 से ऑनवर्ड जाना चाह रहा हूँ। तो देखिए लूप की तो वही है ना कि आपको 3 से आप स्टार्ट कर दें, तो अब ये होगा कि 3 विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट और लेंथ -1 विल बी द लास्ट एलिमेंट। तो अगर इस तरह से आप इसको चलाएंगे तो इट शुड नॉट डिस्प्ले द होल लिस्ट। तो अब ये आप देख रहे हैं ना, उसने 3 वैल्यू स्किप कर दी है, 99 से ऑनवर्ड डिस्प्ले करवाए हैं उसने, पहली जो डिस्प्ले हो रहा है। ओ ठीक है सर, ठीक हो गई। सो इन दिस वे यू कैन डिस्प्ले योर वैल्यूज। इन दोनों में से आप कोई एक अप्रोच भी यूज कर लें, तो एज फार एज एक्सेसिंग द एरे एलिमेंट्स इज कंसर्न दैट शुड वर्क। अच्छा, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इस तरह के काम ऑब्वियसली हमने पहले C++ के अंदर किए हुए हैं, जस्ट अ रेपिटेशन। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव एन एरे ऑफ नंबर्स जो कि पहले से इनिशियलाइज्ड है, और उस एरे में आप करना ये चाह रहे हैं कि आप इन नंबर्स का एवरेज कंप्यूट करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको एक रनिंग सम मेंटेन करना होगा जो कि आप 0 से इनिशियलाइज करेंगे। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्टली वैल्यू हार्ड कोड कर दी है जो कि इस एरे के एलिमेंट्स 10 हैं। अदरवाइज आप लेंथ के थ्रू जो है ये काम कर सकते हैं कि आप एरे की लेंथ निकाल लें, और उसके बाद एरे के एलिमेंट्स को 1 बाय 1 एक रनिंग सम में ऐड करें, और बाद में एरे के जितने एलिमेंट्स हैं आप उतने पर डिवाइड कर दें, तो जो एवरेज नंबर आएगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये स्लाइटली डिफरेंट है जी, और नीचे वाले क्वेश्चन में ये हो रहा है कि आप एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा सा इसके कोड को समझ लें कि आप एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और फिर यूजर से इनपुट लेकर आप उस एम्प्टी लिस्ट को फिल कर रहे हैं। अब इन दो सिनेरियोज में फर्क ये है कि जो पहले वाली लिस्ट है वो पहले से प्री डिफाइंड थी, आपने उसके डेटा को मॉडिफाई नहीं किया, आपने डायरेक्टली उस डेटा को यूज कर लिया। जो दूसरी वाली लिस्ट है ये आपने इनिशियली एम्प्टी क्रिएट की और आप उसके अंदर जो है वैल्यूज ऐड कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि लिस्ट टाइप का जो डेटा है
ये पाइथन के अंदर एज अ क्लास डिफाइंड है। या एज एन ऑब्जेक्ट डिफाइंड है। और जो ऑब्जेक्ट उन्होंने डिफाइन किया हुआ है उसके उन्होंने बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस लिखे हुए हैं जो कि डिफरेंट काम करते हैं। उन्हीं में से एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि लिस्ट के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करता है। अगर आपको याद हो डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर जो हमने लिस्ट हम लोग पढ़ते हैं उसका क्या बिहेवियर होता है, कोई ब्रीफली बताएगा? सर पॉइंटर एक डिफाइन करते हैं, वो सबको पॉइंट कर रहा होता है। जी वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो स्लाइटली डिफरेंस होता है वो ये होता है कि एक एरे जो होती है उसके मुकाबले में अगर मैं एक लिस्ट की बात करूं तो लिस्ट में यूजुअली आप ये करते हैं कि आप डेटा कहीं पर इंसर्ट कर सकते हैं, आप सेंटर में भी इंसर्ट कर सकते हैं, आप एंड में भी इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा आप कहीं से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं जो कि एक नॉर्मल एरे के अंदर आपको अवेलेबल नहीं होते। तो इसी तरह से जो हमने जो पाइथन के अंदर लिस्ट डिफाइंड है तो ये एग्जैक्टली उसी तरह का एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हमने यूजुअली हम डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर लिस्ट पढ़ते हैं। अब इस डेटा स्ट्रक्चर को आप नंबर्स के लिए भी यूज कर सकते हो, आप नामों के लिए भी यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इसके ऊपर वो सारी चीजें अप्लाई होती हैं कि आप इस डेटा स्ट्रक्चर के सेंटर में भी कहीं डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, आप इसके एंड पे भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली आप इसको शुरू में एम्प्टी कर दें, डिफाइन कर दें, और फिर जैसे जैसे आप अब पाइथन के अंदर जो एक फंक्शन है अपेंड के नाम से, वो करेगा ये कि वो आपकी इस लिस्ट में एक एक करके एलिमेंट्स को ऐड करता जाएगा, तो आपकी लिस्ट जो है वो पॉपुलेट होती जाएगी। तो यहां पे एग्जैक्टली वही काम हो रहा है कि मैंने एक एम्प्टी एरे डिफाइन की और मैंने सिर्फ 4 वैल्यू उसमें स्टोर करनी है। तो मैंने किया ये कि यूजर से मैं इनपुट ले रहा हूं स्टूडेंट्स के मार्क्स, और 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो मैंने इस लिस्ट में कॉपी कर दिए, और फिर मैं ये कर रहा हूं कि मैं उसकी बेस पे काउंट कर रहा हूं कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं। तो अल्टीमेटली जो मेरा प्रोग्राम डिस्प्ले करवाएगा वो इन जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो काउंट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहा होगा। ये प्रोग्राम क्लियर है? ये सर यानी इसमें मेमोरी में कंटिन्यूअस लोकेशन पे नहीं चीजें सेव होती लिस्ट में? यस, इट इज अ गुड पॉइंट। जो लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर ये कॉन्टिन्यूअस लोकेशंस पे डेटा स्टोर नहीं करता, ये बेसिकली एक लिंक लिस्ट के थ्रू मेंटेन हो रहा होता है। तो हमें बेशक वो एक एरे नजर आ रही है ऑफ नंबर्स, लेकिन बैकएंड के ऊपर जो कंपाइलर आपका डेटा स्टोर कर रहा है वो इंटरनली कॉन्टिग्युअस नहीं है। ओके जी, एनी क्वेश्चंस? सर इसमें लिस्ट का आपने साइज नहीं दिया। देखिए हमने किया ये है कि चूंकि आपकी लिस्ट डायनामिकली क्रिएट हो रही है तो हमने सिर्फ उसको एम्प्टी डिक्लेयर कर दिया। तो एम्प्टी का मतलब ये है कि साइज 0 है, और फिर जैसे जैसे आप उसमें डेटा अपेंड करते जा रहे हैं उसका साइज जो है वो एक्सटेंड होता जा रहा है या वो इंक्रीज होता जा रहा है। अगर मैं ये करूं ये कि इस कोड को यहां से कॉपी करूं, लेट मी run this code in Python. तो यहां पे अगर आप प्रिंट करवाएं, प्रिंट लेंथ इज इक्वल टू या साइज इज इक्वल टू और आप कहें लेंथ ऑफ मार्क्स, और फिर यही चीज जो है ये मैं लूप के अंदर भी डाल दूं, तो अब क्या होगा जी? कोई बताएगा क्या होना चाहिए?
सर इसमें सबसे पहले ये जो एरे या मार्क्स है उसका साइज प्रिंट कराएगा जो कि 0 आएगा, फिर उसके बाद सर ये पाइथन एम्प्टी है और फिर जैसे जैसे आप उस एरे में डेटा इंसर्ट करते जाएंगे तो उसका जो साइज है या उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज करते जाने चाहिए। तो अब मैं इसमें वैल्यू इंसर्ट करता जा रहा हूँ। इनिशियली उसने साइज 0 दिखाया। अब लेट्स से मैंने मार्क्स जो हैं वो 77 एंटर किए, अब साइज 1 हो गया। फिर मैंने 66 एंटर किए, अब साइज 2 हो गया। फिर मैंने 55 एंटर किए, साइज 3 हो गया। और फिर मैंने 88 एंटर किया तो साइज 5 हो गया और अब मेरा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डायनामिकली आपकी जो एरे है या जो आपकी लिस्ट है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो ये पॉइंट क्लियर है जी? यस सर। चलिए गुड। तो अगर आपने यूजर से इनपुट लेकर लिस्ट को एक्सटेंड करना हो तो फिर जो पाइथन में लिस्ट का बिल्ट इन फंक्शन है अपेंड के नाम से, उसके थ्रू डेटा आप लिस्ट के अंदर अपेंड कर सकते हैं। इस तरह के और भी इसमें फंक्शंस हैं, वो आपको पूरी लिस्ट अभी दिखाता हूँ। अभी जो डायनामिकली जी सही है, डायनामिकली क्रिएट करेगा कौन से? जी ये लिस्ट जो है ये मेमोरी में डायनामिकली क्रिएट हो रही है और डिलीट खुद ही करेगा उसे? लिंक लिस्ट मेंटेन कर रहा होता है। सही है, मतलब कि इसे डिलीट करने का प्रोसीजर वगैरह भी ये खुद ही फॉलो करेगा? जी इसमें आगे अभी मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाता हूँ इसके फंक्शंस की ना, जो कि अवेलेबल हैं इस डेटा स्ट्रक्चर में या इस ऑब्जेक्ट में। तो उसमें ऐड के फंक्शन भी हैं, उसमें डिलीट के फंक्शन भी हैं। नहीं सर हम जिस तरह मतलब कि डायनामिकली स्पेस क्रिएट करते थे बाद में उसे डिलीट करते थे, वो खुद से डिलीट करते थे ना, मतलब कि ये कंपाइलर खुद वो काम करता है? जी वो तो मैं इन्होंने बैकएंड पे इसकी क्लास लिखी हुई है, उसके अंदर ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर भी होगा, डिस्ट्रक्टर भी होगा। तो जब आपका प्रोग्राम एंड होगा तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट डी एलोकेट हो जाएगी। जी सर ठीक है। लेकिन अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ इसको एज एन एरे यूज कर रहे हैं। और जो पाइथन के अंदर एक इनहेरेंट लिमिटेशन है वो ये है कि उसके अंदर एरेज प्री डिफाइंड नहीं है। तो या तो आपको ये लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है या फिर आपको numpy की एरेज यूज करना पड़ती हैं, जो कि हम फिर आगे देखते हैं। तो जैसे अभी हमने नंबर्स को प्रोसेस किया, अब इस पे आप डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स जब एरेज की फॉर्म में आप डेटा को स्टोर करें, चाहे वो नंबर्स हैं या ये नाम हैं या गाड़ियों के मॉडल हैं या सब्जेक्ट्स हैं, जो भी हैं, तो यू कैन प्रोसेस दैट डेटा। तो इसी तरह से यू कैन राइट दिस सिंपल प्रोग्राम, जो कि पहले हम C++ के अंदर इस तरह के प्रोग्राम्स लिखते भी रहते हैं कि आप एक लिस्ट ऑफ नेम्स डिफाइन करें और फिर यूजर से कहें कि वो एक नाम एंटर करे और फिर आपने चेक करके बताना है कि वो नाम लिस्ट के अंदर है या लिस्ट के अंदर नहीं है। तो दिस इज एन एक्सरसाइज जो कि आप लोग ट्राई करेंगे जी, कि राइट अ प्रोग्राम जो कि यूजर्स एक नाम आपको बताएगा और वो आपने इस लिस्ट के अंदर सर्च करना है। तो ट्राई टू राइट दिस प्रोग्राम, इससे आपको फर्दर ये चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो इसी तरह से जैसे पाइथन के अंदर आप 1D एरेज डिफाइन करते हैं, अगर पाइथन के अंदर आपने मैट्रिसेस को डिफाइन करना हो या एक 2D एरे को डिफाइन करना हो, तो जो उसका सिंटैक्स है, लेट मी राइट दिस कोड। इफ आई हैव टू डिफाइन अ मैट्रिक्स जिसमें मैं कह रहा हूं 1 2 3 और फिर मैंने कहा 4 5 और फिर मैंने कहा 7 8 9। अब आपको C++ से याद होगा कि 2D एरेज को एक्सेस करने के लिए C++ में कैसे एक्सेस करते हैं उसके एलिमेंट्स को? दो लूप्स के साथ। जी नेस्टेड लूप आपको यूज करना होते हैं। तो यहाँ भी चूंकि ये अभी एक 2D एरे मैंने डिफाइन किया है जिसके 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो आई विल बी राइटिंग अ नेस्टेड लूप जिसको मैं लिख रहा हूँ इन रेंज 3 sorry and I can print its value जो कि कहेगा matrix I, j।
तो ये सिंटैक्स तो इसमें कुछ नया नहीं है, बस मैंने नेस्टेड लूप चला दिया और अब मैं उसको रो वाइज जो है वो उसके एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और इट शुड डिस्प्ले द, तो ये उसने एक लाइन के अंदर 1 2 3 पहली 3 वैल्यूज आ गई, 4 5 6 दूसरी 3 वैल्यूज आ गई एंड 7 8 9 तीसरी 3 वैल्यूज आ गई। तो इसको एक्सेस आप वैसे ही कर रहे हैं जैसे C++ के अंदर आप मैट्रिसेस को करते हैं। तो इस तरह से आप पाइथन के अंदर 2D एरे भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि बैकएंड के ऊपर एक 2D लिस्ट होगी। तो ये चीज क्लियर है? यस सर। इसमें एक चीज है कि अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, अभी उसने पूरी की पूरी लाइन डेटा वैल्यूज एक लाइन में डिस्प्ले करवा दी हैं, तो स्लाइटली आप एक मॉडिफाइड सिंटैक्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट का फंक्शन है वो हर दफा एक वैल्यू डिस्प्ले करवा के नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि वैल्यू डिस्प्ले करवा के नेक्स्ट लाइन पे ना जाए, तो आप फिर ये करें कि उसके अंदर आप एक जस्ट मिनट, यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक की है, कॉमा डबल कोटेशन मार्क्स, ओके। Let me copy that value from here. So if I use this line in Python, तो ये जो है आपकी मैट्रिक्स, और उसके बाद अब जब इस डेटा को वो डिस्प्ले करवाएगा तो इट शुड डिस्प्ले इट इन अ टेबुलर फॉर्म। तो वही डेटा जो है वो आपका इस तरह से टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले हो सकता है। अब ये वाली प्रिंट की स्टेटमेंट जो है ये सारी वैल्यूज एक के बाद दूसरी डिस्प्ले करवा रही होगी, लेकिन ये वाली प्रिंट की स्टेटमेंट जो है वो आपको नेक्स्ट लाइन के ऊपर लेके जा रही है। तो मैट्रिक्स की पहली रो जो है वो आपने ये डिस्प्ले करवाई, मैट्रिक्स की दूसरी रो आपने ये डिस्प्ले करवाई, और तीसरी रो जो है वो आपने ये डिस्प्ले करवाई। तो दिस इज हाउ 2D एरेज आर डिफाइंड इन पाइथन। ये 2D एरेज को आप पाइथन के अंदर इस तरह से उनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं। अब इसी तरह से आई कैन राइट प्रोग्राम्स जो कि फॉर एग्जांपल दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हों। उसमें सिंपली ये होगा कि आपको दो मैट्रिसेस डिफाइन करने होंगे और इसी तरह से एक नेस्टेड लूप के अंदर आप उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं आप उनको ऐड कर रहे होगे और रिजल्ट जो है वो एक तीसरे मैट्रिक्स के अंदर आप स्टोर करवा रहे होगे। अच्छा, अब एरेज के ऊपर हमने बहुत तरह के प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा एरे की फॉर्म में है, आप उसमें का मैक्सिमम निकालें, उसका मिनिमम निकालें, उसका एवरेज कंप्यूट करें, एरे के अंदर सर्च करें कोई स्पेसिफिक नंबर है या नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको एक प्रोग्राम बताया था कि एरे के अंदर से एक नाम ढूंढना है आपने। तो इसी तरह से आप एरे का जो है वो फॉर एग्जांपल काउंट कर सकते हैं कि एरे के अंदर कितनी वैल्यूज जो हैं वो एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से ऊपर हैं, कितनी वैल्यूज जो हैं वो एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से नीचे हैं। तो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स जो कि आप एरेज के ऊपर लिख सकते हैं। मेरे ख्याल में हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं बिफोर मूविंग ऑन। लेट्स राइट अ प्रोग्राम जो कि एक एरे डिफाइन करेगा एज एम्प्टी एरे। फिर आप यूजर से इनपुट लेकर उस एरे को फिल करेंगे। एरे के अंदर आपने 10 वैल्यूज ऐड करनी है और आपका प्रोग्राम काउंट करेगा कि एरे के अंदर कितनी वैल्यूज जो हैं वो 50 से अबव हैं। तो इस तरह से आप एरे 1D एरे 2D एरे को प्रोसेस कर सकते हैं। डिफरेंट इसमें जो बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इनको भी ट्राई कीजिएगा। दिस विल गिव यू मोर फैमिलियरिटी विद एरेज इन पाइथन। अच्छा, अब जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि पाइथन के अंदर जो लिस्ट है
वो एज एन ऑब्जेक्ट डिफाइन की जाती है। तो अब इस ऑब्जेक्ट को या इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटा ऐड करने के लिए या डेटा रिमूव करने के लिए दे हैव गिवन सम बिल्ट इन फंक्शंस, जिसमें से हमने एक फंक्शन जो है वो भी यूज किया था, और वो फंक्शन था अपेंड का, कि आपने लिस्ट में डेटा ऐड करना है तो आप अपेंड का डेटा अपेंड का फंक्शन डिफाइन करेंगे। आपने पूरी की पूरी लिस्ट को कॉपी करना है तो आप ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं आप वो काउंट कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर किसी स्पेसिफाइड वैल्यू को आप रिमूव भी कर सकते हैं। आप लिस्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं। आप लिस्ट को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर कॉमनली यूज्ड ऑपरेशंस जो कि एक लिस्ट के ऊपर किए जाते हैं। तो ये इस लिस्ट के ऑब्जेक्ट के लिए भी ये डिफाइंड है। तो आप कोई भी लिस्ट क्रिएट करें तो उसके ऊपर आप इनमें से कोई भी ऑपरेशन जो है वो इन बिल्ट इन फंक्शंस के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, पाइथन के अंदर जो दूसरी अप्रोच है एरेज को डिफाइन करने के लिए, दैट इज थ्रू नमपाई एरेज। नमपाई जो है वो पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है जो कि यूजुअली साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए हम यूज करते हैं। अब जो नमपाई की एरेज हैं और लिस्ट है उसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि नमपाई की एरे जो है इट इज ओनली यूज फॉर नंबर्स या ओनली फॉर न्यूमेरिकल डेटा। और दूसरा जो नमपाई की एरे होती हैं इनका बिहेवियर वैसा होता है जैसे C++ के अंदर या C के अंदर एरेज का बिहेवियर होता है कि ये मेमोरी के अंदर कॉन्सेक्टिव लोकेशंस के ऊपर डिफाइंड होती हैं। तो दिस एरे जो कि आप नमपाई के थ्रू डिफाइन करते हो, इट इज डिफाइंड लाइक एन एरे इन C, कि ये मेमोरी के अंदर कॉन्सेक्टिव लोकेशंस के ऊपर ये डेटा पड़ा होगा, चाहे ये 1D एरे है या चाहे ये 2D एरे है। लेकिन उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको ये नमपाई की लाइब्रेरी अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करवाना होगी और इस लाइब्रेरी के थ्रू जो है आप इस एरे को डिफाइन करेंगे। तो इट्स अप टू यू, अगर आप एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं तो बेशक आप एरे को एज लिस्ट डिफाइन कर लें, उसका सिंटैक्स रिलेटिवली इजी है, या आप नमपाई की एरे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के ऊपर अगर काम कर रहे हैं जहां पे आपका डेटा थाउजेंड्स में है या मिलियंस में है, तो देयर इट इज बेटर कि यू शुड यूज नमपाई एरेज। उसकी रीजन ये है कि ये मेमोरी के अंदर कॉन्सेक्टिव लोकेशंस के ऊपर होती हैं और जो डेटा मेमोरी के अंदर कॉन्सेक्टिव लोकेशंस पे हो उसकी एक्सेस जो है वो फास्ट होती है। तो स्पेशली ऐसे प्रोग्राम्स जहां पर आपने बड़े साइज की इमेजेस को प्रोसेस करना हो या बड़े साइज की एरेज को प्रोसेस करना हो, तो वहां पर अगर आपने एक नई एरे क्रिएट करनी हो या एक नया मैट्रिक्स क्रिएट करना हो तो उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप नमपाई की एरे को यूज करें, ना कि आप लिस्ट के अंदर डेटा जो है वो स्टोर करवा रहे हो। बट एज फार एज लर्निंग इज कंसर्न आपको आइडिया होना चाहिए कि नमपाई की एरे भी कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, या आप एक नॉर्मल लिस्ट के थ्रू जो एरे डिफाइन कर रहे होते हैं वो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। नाउ दिस इज अनदर एग्जांपल प्रोग्राम। अब नमपाई के थ्रू हम कर ये रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग, अब नमपाई के जो आप एरे डिफाइन करते हो तो आप उसका साइज भी बता सकते हो, आप उसमें डायरेक्टली वैल्यूज भी डाल सकते हैं। जैसे ये 3 एरे जो यहाँ पर डिफाइन हुई हैं, एरे ए के अंदर एक ही एलिमेंट है, एरे बी के अंदर 1D एरे है और 5 एलिमेंट हैं, एरे सी जो है उसके अंदर 2D एरे है और उसमें उसका साइज जो है वो 2x3 है, 2 रोज हैं और हर रो में 3-3 एलिमेंट्स हैं। आप पाइथन में ये भी कर सकते हैं नमपाई के थ्रू कि आप इनिशियली एक एरे क्रिएट करें जिसका आप साइज बता दें कि 1D एरे क्रिएट करो और उसको 0 से फिल कर दो, और उसके बाद फिर आप यूजर से इनपुट लेकर एरे को फिल कर लें। या यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि मैं रैंडम डेटा जो है जो कि 1 से 50 के दरमियान है, उस रैंडम डेटा को फिल कर रहा हूँ एरे में, और फिर मैं उस एरे का जो है वो मैक्सिमम निकाल रहा हूँ और वो मैक्सिमम जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो एक बार ये एरे क्रिएट हो जाए तो इसको एक्सेस करना फिर वैसे ही है जैसे आप लिस्ट को एक्सेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो मैं 2 डिफरेंट अप्रोचेस यूज कर रहा हूँ।
जो पहले वाला फॉर लूप है वो इंडेक्स के तौर पे काम कर रहा है कि आई इज द इंडेक्स इन द एरे, और जो दूसरे वाला फॉर लूप है यहाँ पे x जो है वो एरे का एक एलिमेंट होगा फॉर x इन ए। तो आप इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हैं, आप इस तरह से भी एरेज जो हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। सो एनी क्वेश्चन जी रिगार्डिंग numpy एरेज? दिस इज अनदर प्रोग्राम। यहाँ पे numpy के थ्रू एक मैट्रिक्स डिफाइन किया है numpy की लाइब्रेरी के थ्रू, और इस मैट्रिक्स का साइज जो है वो 2x3 है, M1 का भी और M2 का भी, और रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक तीसरा मैट्रिक्स क्रिएट किया। और इन नेस्टेड लूप्स के थ्रू ये हो रहा है कि आप दो मैट्रिसेस को ऐड करके रिजल्ट जो है वो एक तीसरे मैट्रिक्स के अंदर आप स्टोर कर रहे हैं, और फिर इस रिजल्ट को आप एक दोबारा नेस्टेड लूप लगा के आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। उसका कोड मैंने स्किप कर दिया है, तो ये कोड जो है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। एनपी जैसा ये हमने अपने से कोई नेम चूज किया हुआ? देखिए जो ये इंपोर्ट होता है ना, इसकी दो होते हैं। अगर इसको आप लिखें ना, जैसे अभी मैं वो एक रैंडम नंबर यूज कर रहा था, तो अगर मैं इसको स्लाइटली मॉडिफाई भी कर दूं, तो जब आप एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो एक तो आप सिंपल ये लिख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। अगर मैं इसको सिंपली इसके ओरिजिनल नाम से ही इंपोर्ट करता हूं, तो फिर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर इसको जहां भी यूज करूंगा मुझे रैंडम डॉट लगा के इसके आगे जो ऑपरेशंस हैं उनको करना पड़ेगा। मैं ये भी कर सकता हूं इंपोर्ट रैंडम एज RD। अब इसका एक आपको थोड़ा एडवांटेज ये मिल जाता है कि आप जब इसको यूज करेंगे, जैसे अब मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ एक वैल्यू जो कि RD डॉट रैंड इंट होगी, और उसकी रेंज जो होगी 1,10 होगी। तो अब उसके जो अंदर मैंने ऑपरेशन यूज करने हैं, मुझे पूरा रैंडम जो है वो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। यस सर, ठीक। इसी तरह से जब आप करते हैं ना numpy की लाइब्रेरी को इंपोर्ट numpy एज np, तो आप सिर्फ उसका एक शॉर्ट एंड उसका नाम ले रहे हैं, एब्रीविएशन कह लें, कि आगे जहां जहां भी आप इसके ऑपरेशंस के लिए इसको यूज करेंगे तो आपको बार बार numpy ना लिखना पड़े। अगर आप ये काम खत्म कर देंगे तो फिर आपको numpy बार बार लिखना पड़ेगा। यस सर, ठीक। इसमें ये फर्क है, बस और कोई फर्क नहीं है। ठीक है सर। अच्छा जी, सो इस तरह से आपने दो मैट्रिसेस डिफाइन किए, उनको इनिशियलाइज कर दिया। इन मैट्रिसेस को आप अगेन यूजर से इनपुट लेकर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, और फिर उनको ऐड करके आपने रिजल्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। इसी प्रोग्राम को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दैट कैन बी ए गुड प्रैक्टिस क्वेश्चन कि एक प्रोग्राम लिखें जो कि इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करे और रिजल्ट जो है वो एक और मैट्रिक्स के अंदर स्टोर करवा दें। तो दिस कैन बी अ गुड मॉडिफिकेशन इन दिस गिवन प्रोग्राम, जो कि आप मैट्रिसेस के थ्रू कर सकते हैं। तो ट्राई टू राइट दिस प्रोग्राम्स, इसमें आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में आज का हम लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, तो फिर बाकी जो रिमेनिंग डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो फिर हम अगले सेशन में करेंगे। सर ये स्लाइड्स अपलोड कर दीजिए। जी, स्लाइड्स जो हैं ये मैं अपलोड कर दूंगा। तो एनी क्वेश्चंस एट ऑल जी फ्रॉम टुडेज लेक्चर? सर ये मैट्रिसेस को डायरेक्ट मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता विदाउट यूजिंग फॉर लूप? डायरेक्ट मैनिपुलेट numpy की अरे में एक ऑप्शन है, जो numpy के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनके थ्रू ये पॉसिबल है कि आप जो है ना डायरेक्टली दो मैट्रिसेस को ऐड कर लें या दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लें। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। ठीक है सर। अभी मैं चाह रहा था कि आप लोग जरा जो लो लेवल पे जाकर लूप्स के थ्रू कोडिंग करनी होती है उसकी जरा प्रैक्टिस हो जाए, जिस तरह से एरेज को एक्सेस किया जाता है या लूप्स की एक्सेस होती है। तो फिर अगले स्टेप में मैं आपको ये बताऊंगा कि numpy की लाइब्रेरी में ये ऑप्शंस हैं कि टॉप लेवल के उन्होंने मॉड्यूल्स लिखे हुए हैं
जिनके थ्रू आप डायरेक्टली दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या दो मैट्रिसेस को आप ऐड भी कर सकते हैं और इस तरह के और काफ़ी सारे काम हो सकते हैं। दैट्स ट्रू कि ऐसा पॉसिबल है।